नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में यानी कि द रेशियो ऑफ स्पीड एक्स, ठीक है ना, एक्स रे टू गामा रे इन वैक्यूम। अब एक्स रे और गामा रेज की हमें निर्वात में स्पीड्स देखनी है। तो ध्यान से देखिए, इसमें चार ऑप्शन है। इसमें चार ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट ग्रेटर देन वन, नंबर सेकंड आपकी होगी लेस देन वन, नंबर थर्ड आपका वन, और नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज होगा। तो ध्यान से रखिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट्स होती है इन वैक्यूम्स, वो आपको फॉर्मूला पता है, सी यू कॉस टू, इसका जो रिलेशन होता है वो न्यू इंटू लैम्डा के रेस्पेक्ट में होता है। इस केसेस में हम देखेंगे कि जो एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं इन वैक्यूम्स में, दोनों के लिए जो स्पीड्स होगी वो कैसी होगी, कॉन्स्टेंट्स होगी, सेम होगी। और सेम होने की वजह से जो उसका रेशियो आएगा, वो रेशियो कितने के इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा। ये सीधा सिंपल है, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, दो तरीके के सिद्धांत होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। न्यूक्लियर जो फिजन होता है उसमें हाइड्रोजन बम सिर्फ हीलियम हीलियम बॉम्ब्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन पर वर्क करते हैं। जैसे कि फोर हाइड्रोजन से मिलकर जो आपके ये सूर्य जो है वो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस पर वर्क करता है। और जो फ्यूजन प्रोसेस होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, जो अनकंट्रोलेबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें आंसर में क्या है, न्यूक्लियर फिजन, यानी कि आपका ये परमाणु विखंडन हो गया, और आपका बीटा 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 डिके हो गया, और न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन्स पर ये डिपेंड करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा फर्स्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, करेक्ट आंसर हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन है। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, the electromagnetic waves in telecommunication system are, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूरसंचार प्रणाली में तरंगें होती हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब हमें सिर्फ किसके लिए देखना है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए देखना है। तो देखिए, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए दो तरीके की वेव्स यूज की जाती हैं, ठीक है। और नंबर फर्स्ट आपकी जो वेव्स यूज की जाती है वो माइक्रोवेव्स होती है, और नंबर सेकंड इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये रॉन्ग है। माइक्रोवेव्स ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है विजिबल लाइट्स। ओके, नंबर फोर्थ इंफ्रारेड रेज, तो हमारा इंफ्रारेड रेज भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। इंफ्रारेड रेज भी करेक्ट ऑप्शन है, बट इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करता है, हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करता है, हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ माइक्रोवेव्स को कंसीडर करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल्स है ऑफ लाइट पासिंग ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, कांच से हवा में जाने वाले प्रकाश का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। यानी कि जो ग्लास से होकर कोई भी लाइट्स पास होगी तो उसका जो आपका क्रिटिकल एंगल होगा वो मिनिमम होगा। किस केस में होगा कि अगर रेड लाइट्स होगी, या फिर ग्रीन में होता है, या येलो में होता है, या फिर आपका वॉयलेट में होता है। तो देखो, विबग्योर के जब केसेस आते हैं तो VIB VIB आपका फिर आएगा इसके बाद GYOR। तो देखिए, आप क्रिटिकल एंगल्स की बात करते हैं तो क्रिटिकल एंगल्स में आप देख रहे हैं कि रेड रेड, ठीक है, और ग्रीन, आपको रेड ग्रीन, और रेड हो गया, ग्रीन हो गया, और आपका जो वॉयलेट होगा ये हो जाएगा, येलो आपका ये होगा। तो जो येलो होता है, यानी कि जो अब मैं बात करता हूँ तो जो न्यूनतम के लिए जब बात करते हैं, न्यूनतम के लिए, तो वो सिर्फ येलो पे इफेक्ट करता है, क्योंकि ये सेंटर में होता है, इसीलिए इसका क्रिटिकल एंगल कैसा होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, ये सेंटर में होता है इसीलिए। ग्रीन क्यों नहीं होता, ग्रीन को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि जो RYV के रेस्पेक्ट में ही चलता है, RY ओनली V के रेस्पेक्ट में ही चलेगा। ओके, फिक्स डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट AC सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली, अगर किसी भी
आपने प्योर रजिस्टर को, अगर मान के चलिए एसी सोर्स है, एसी सोर्स से आपने किसी भी प्योर रजिस्टर को लगा दिया है, तो एसी सोर्स आपको पता है कि ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, आपने इससे प्योर रजिस्टर लगा दिया, तो आपको पता है जब करंट यहाँ से पास होगा आई, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू E इक्वल्स टू आपका आई आर होगा। ठीक है, ओके। अब ऐसे केसेस में क्या है कि आपको पता है कि I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन आर। तो I की जगह पर आपका हो गया I, और इस जगह में आ जाएगा आई नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी आपका हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर के इक्वल हो गया, तो ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस दोनों में देखिए कि किसी भी तरीके का जो इसका फेजर डायग्राम बनता है, ठीक है, जो फेजर डायग्राम बनता है वो आपका E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के रेस्पेक्ट में ऐसा बनता है। इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस वो हमेशा कैसा होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो देखते हैं इसके चार ऑप्शन क्या क्या है, पाई बाई फोर, ठीक है, पाई बाई टू एंड पाई एंड जीरो। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा जीरो रहेगा, ठीक है ना, प्योर सेमीकंडक्टर्स के लिए। ओके, लेट्स सेकंड नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि किसी भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है इज मेजर्ड टू बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट है उसे मेजर किया गया है टू बी 24 वोल्ट। अब देखिए 24 वोल्ट यानी कि जो हमारा सेकेंडरी है इसे आउटपुट बोलते हैं, ये हमारा 24 वोल्ट गिवन है। ठीक है, ओके, व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वाट लाइट बल्ब। अब आपने लाइट बल्ब से कनेक्ट किया तो सेकेंडरी आपका आउटपुट है, तो सेकेंडरी होगा लाइट बल्ब के लिए आपका हो जाएगा 12 वाट का लाइट बल्ब हो गया। ओके, ठीक, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में करबन। ओके, द वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू इज, अब आपको पीक वैल्यू फाइंड करनी है, तो पीक वैल्यू आपके करंट की पीक वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है, पीक वैल्यू आई नॉट आपको फाइंड करना है। ठीक, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपको आई सेकेंडरीज के लिए फाइंड करना है, तो आई सेकेंडरीज आपका जो होता है आई इक्वल टू होता है पी एस अपॉन वी एस, क्योंकि पी इक्वल टू आपका वी आई होता है जो कि आपका पावर फैक्टर्स के फॉर्म में है, ये आपका पावर आ गया, तो आपने इससे निकाल दिया, तो आपका आई एस इक्वल टू पी एस आपका कितना हो गया 12, वी एस आपका कितना हो गया 24। ठीक, ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, हम इसे लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। ओके, अब हमें पीक वैल्यू फाइंड करनी है, और जबकि मुझे पता है कि जो मेरी पीक वैल्यू होती है, ठीक है, वो मेरी होती है अंडर रूट 2, और सेकेंडरी इसके इक्वल होगा, तो हमारी जो पीक वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। तो मैंने क्या किया, जो पीक वैल्यू है अंडर रूट 2 और सेकेंडरी के लिए मेरा कितना है 0.5 है। ठीक है, तो 0.5 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/√2 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ये आपका एम्पियर होगा, ये आपने करंट फाइंड किया है। ठीक है, ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ए करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ, द लाइन दैट ड्रॉ पावर सप्लाई टू योर हाउस फ्रॉम स्ट्रीट हैज, यानी कि जो आपके घरों में लाइन पावर सप्लाई करती है उसके बारे में सत्य क्या है। ध्यान से देखिए, इंडिया के अंदर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की लाइन सप्लाई होती है, कितने की, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की, और यूएस के अंदर 1110 वोल्ट्स एंड 100 हर्ट्ज की पावर सप्लाई हो सकती है। ठीक है ना, ओके, यस। नंबर फर्स्ट आपका 220 वोल्ट एवरेज, number second voltage and current out of phase by pi by 2, and number third voltage and current are in phase, and number fourth zero average currents। तो हम यहाँ पर सिर्फ सप्लाई की बात करें तो सप्लाई हमें वोल्टेज के फॉर्म में मिलती है, और वोल्टेज के फॉर्म में जो हमें सप्लाई मिलती है वो 220 वोल्ट्स की मिलती है। ठीक है ना, ओके। इंडिया में, इन इंडिया पावर सप्लाई 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर
इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके, चार हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इन एसी सर्किट्स में आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आपका होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं आप एक्स सफिक्स में सी से। एक्स सफिक्स में सी आपका जो होता है वो आपका आई अपॉन वी के इक्वल होता है, ठीक है। आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं आई अपॉन वी के, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, हम कोई बात नहीं है, इसे कर देते हैं वी अपॉन आई के रेस्पेक्ट में। ओके, वी एल अपॉन आई, क्योंकि वी एल इक्वल्स टू आई एक्स सी, ठीक है ना। ये एसी में प्योर इंडक्टर्स कनेक्टेड इन द एसी सर्किट्स में होता है। तो ये एक्स एल हो गया और एक्स एल इक्वल्स टू वी अपॉन आई, जो आपका वी के लिए डायमेंशन होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ओके, देन हमारा जो इसकी डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ ए की, वो डायमेंशन ऑफ ए ये आ गई। तो एक्स एल यूकोस टू जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब आप ये ना सोचिए कि v की डायमेंशन ये डायरेक्ट कहाँ से आ गई, क्योंकि v यूकोस टू आपका w अपॉन क्यू होता है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है, ठीक है। और वर्क डन की जो डायमेंशन होती है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है। ओके, एंड चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो 80 होती है, ठीक है ना। ओके, जैसे ही आप इस डायमेंशन को सॉल्व करेंगे आपकी डायमेंशन आएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक। इसीलिए इस डायमेंशन को आपने डायरेक्ट यहाँ रख दिया, इसे रख दिया, तो आपका जो आंसर आ गया वो आपका आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। एम एल स्क्वायर ये माइनस टू है तो इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया, जिसका टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसकी वजह से भी ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, और ये भी रॉन्ग हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस थ्री। ये दोनों के दोनों अप्रॉक्स सेम है, ये दोनों कैसे हैं, सेम है, ये सेम है, और दोनों की दोनों कैसे हैं, रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच कैन बी रिफेल्ड एज द हीट वेव्स, यानी कि निम्नलिखित बिल्कुल में से किसी ऊष्मा तरंग कहा जाता है। हीटिंग इफेक्ट्स वाली की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो आपके टेलीकम्युनिकेशंस वेव्स होती हैं, और आपकी इंफ्रारेड भी टेलीकम्युनिकेशंस वेव होती है, पर वो हीटिंग इफेक्ट्स क्रिएट करती है। तो ऐसे में आपका रेडियो वेव्स नहीं होगा, ठीक है ना, माइक्रोवेव्स भी नहीं होगा, इंफ्रारेड्स एंड विजिबल रेज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इंफ्रारेड्स होगा, ठीक है ना। कुछ टीचर्स आपको माइक्रोवेव्स भी दिखाते हैं, पर माइक्रोवेव्स के कंपैरिजन में यहाँ पर रिफर्ड एज हीट वेव्स में माइक्रोवेव्स भी आती है, इंफ्रारेड्स भी आती है, पर इंफ्रारेड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर इज द बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ट्रांसफार्मर होता है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। ओके, ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस पे बेस्ड होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है कि हाई कन्वर्ट टू हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस में होता है, दो कॉइल्स की वजह से होता है, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस में होता है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, दो कॉइल्स होती हैं जो कि इस तरीके से आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं होती, ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस है। ये कॉइल आपकी प्राइमरी हो गई और ये आपकी कॉइल सेकेंडरी होती है। अगर एक में आपने करंट्स को फ्लो कराया है तो दूसरे में सेल्फ ही आपका यहाँ से होगा, जो फ्लक्स होगा इसके फ्लक्स की वजह से फर्स्ट का करंट इफेक्टिव होगा सेकंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपका इनपुट होता है, देन इधर आपका आउटपुट होता है। ओके, प्रोसेस और भी है बट मैं आपको ओवरव्यू में बता रहा हूँ।
तो आपको ये समझ लेना है, ठीक है ना। ये सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ एक सिंगल कॉइल्स होती है, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, डबल कॉइल्स। एक को चेंज होने पर दूसरा भी चेंज होगा, जैसे कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरीके से ये सेल्फ इंडक्शन है ओनली सिंगल कॉइल्स के लिए, तो इसमें नहीं होता, ट्रांसफार्मर में नहीं होता। और म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है पारस्परिक प्रेरणा जिसे कहते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर पर बेस्ड होता है, ठीक है। एडी करंट्स इस प्रोसेस में नहीं आता, जब सॉलिड्स किसी भी सॉलिड कंपोनेंट से होकर करंट पास होता है तो उसमें जो भी अपोज ऑफ करंट्स होते हैं वो एडी करंट्स होते हैं। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कोई किसी भी तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोटोन एनर्जी। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। देखिए, फोटोन की एनर्जी को एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉगली वेव इक्वेशंस के थ्रू, ई इक्वल्स टू, ठीक है ना, ई इक्वल्स टू एच न्यू के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो आपका होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, द एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन ई इक्वल्स टू आपका होता है एच न्यू। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। ओके, चार ऑप्शन देख लेते हैं। ई इक्वल्स टू एच न्यू फर्स्ट नंबर पर ही हमें मिल चुका है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, वी, ये हमारा न्यू है, न्यू मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ये गलत हो गया, मोमेंटम फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज, देखिए सबसे पहले आपको मोमेंटम ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसीज किसके इक्वल होती है ये आपको पता चला है, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले मुझे एनर्जी ऑफ फोटॉन्स देखना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन आपका होता है ई इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, और अकॉर्डिंग टू द एनर्जी मास इक्वेशंस आपको पता है ई इक्वल्स टू क्या होता है एम सी स्क्वायर एंड एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। देन हमें पता है कि न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एम सी स्क्वायर अपॉन एच होगा, ठीक है। एम सी स्क्वायर क्या अपॉन क्या होगा, एच होगा। और हमें पता है कि पी यू कॉस टू हमारा क्या होता है, एम वी होता है। ओके, पी यू कॉस टू एम वी होता है, यानी कि पी यू कॉस टू हमारा जो होता है वो एम सी के इक्वल हो जाएगा। और जब एम सी के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो पी यू कॉस टू हमारा होगा इस केस में पी यू कॉस टू जो हमारा होगा वो एम सी यू कॉस टू एच न्यू अपॉन सी के इक्वल हो जाएगा, न्यू अपॉन सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि आपने जैसे ही इसमें सी की वैल्यू निकाली है तो सी की वैल्यू निकालते ही आपकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो एस सी अपॉन एच न्यू अपॉन सी के इक्वल हो जाएगा, एच न्यू, ये न्यू होगा, एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो हमारा एच न्यू अपन से हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटाइज, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में निम्न में से किसका परिमाणीकरण किया जाता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट होता है लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर थर्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, बोहर का हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम सीरीज थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, उसमें बोहर हमेशा सेल के फॉर्म में बात करते थे, ठीक है ना। ओके, द सेंटर पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है ना, एंड एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज बी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब अराउंडली रिवॉल्व हो रहा है तो उसमें लीनियर तो हो ही नहीं सकता कोई भी, तो लीनियर मोमेंटम वाला केस नहीं होगा।
लीनियर वेलोसिटी वाला केस नहीं होगा। ऐसे केसेस में क्या होगा, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का मास होगा m और उसकी वेलोसिटी होगी v। तो ऐसे केसेस में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आएगा यानी कि J इक्वल्स टू एम वी आर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी कि हमारा सही है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन कोणीय वेग से होगा, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर वेलोसिटी। पर यहाँ पर बात करिए किसका परमाणुकरण किया जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम का परमाणुकरण किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है होल्स क्या है। देखिए, एन एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन, यानी कि जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, उसमें जो एंटी पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल्स होता है, जो अपोजिट पार्टिकल्स होता है, उसे आप क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन कैसा है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं, द वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स ए कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कोई वैकेंसी जब क्रिएट की जाती है तो इसमें कोवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है लीव करता है कोवेलेंट बॉन्ड को, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक सहसंयोजक बंध छोड़ देता है तो बनाई गई रिक्तिका आपकी होल्स कहलाती है। नहीं, ऐसा गलत है बिल्कुल। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन की नानु पार्ट, यानी कि ऐसा नहीं होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एंड आर्टिफिशियल क्रिएटेड पार्टिकल्स, यानी कि एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड पार्टिकल्स है, होल्स नहीं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैचिंग द फॉलोइंग, टीवी सिग्नल, टीवी सिग्नल बैंडविड्थ, स्पीच सिग्नल बैंडविड्थ एंड रेडियो सिग्नल बैंडविड्थ एंड म्यूजिक सिग्नल बैंडविड्थ। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं, इसके जो टीवी सिग्नल होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अ, ये जो टीवी सिग्नल होता है और एक हो गया स्पीच, एक हो गया आपका वीडियो और एक हो गया आपका म्यूजिक। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। स्पीच सिग्नल होता है यानी कि जो साउंड के लिए होता है वो सबसे हाई होता है स्पीच सिग्नल। तो स्पीच सिग्नल हमारा ये रिप्रेजेंट करता है 2800 टू 28 हर्ट्ज, 2800 हर्ट्ज। ठीक है, ओके। ये सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है 2800 हर्ट्ज। ओके, देखिए अब इसके बाद आता है टीवी सिग्नल। जो टीवी के सिग्नल्स होते हैं वो 6 आपका मेगा हर्ट्ज से, ठीक है ना, 6 मेगा हर्ट्ज, यहाँ पर ये कैपिटल एम होगा, 6 मेगा हर्ट्ज। ओके, तो इसका जो होता है वो 6 मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, ओके। वीडियो सिग्नल्स जो होगा वो आपका वीडियो सिग्नल्स होता है वो 4.2 किलो हर्ट्ज होता है, यानी कि ये आपका 4.2 4.2 किलो हर्ट्ज होगा। ठीक है, अब आपका क्या बचा, संगीत सिग्नल हो गया, यानी कि म्यूजिकल सिग्नल जो आपका होगा वो 20 किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ये आपका किस तरीके से बनेगा कि फर्स्ट में आपका क्या आएगा, डी आएगा। फर्स्ट में आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट में, सॉरी, फर्स्ट में आपका सी आ रहा है। ठीक है ना, ओके। फर्स्ट में आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो फर्स्ट में आपका आएगा सी। ओके, सेकंड में आपका आएगा, सेकंड में आपका आएगा डी, डी आ गया ना। थर्ड में आपका आएगा बी। ओके, सी आपका ये हो जाएगा सी डी बी, और इसमें आएगा आपका ए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा सी डी बी ए, तो इसमें सी डी बी ए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टीवी ट्रांसमिशन फ्रॉम अ टीवी टावर ऑफ हाइट एच कैन बी रिसीव्ड इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए बेटा ध्यान से कि इस केस में क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो इज रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ इनटू एच के इक्वल होता है। अब ऐसे केसेस में आपको दिखाई दे रहा है जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है अंडर रूट एच के। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा इसका आंसर, आप इसे लिख सकते हो 1/2 के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो।
तो आपका कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है? हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच।